गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वन मोर टॉपिक फॉर द लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड ये जो टॉपिक है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेशन इज व्हाट? इट इज द ट्रेवलिंग ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो एक कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और ये सब्सटेंस एक बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में अगर वो करते हैं, ट्रेवल करते हैं किसी मीडियम के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उसको सर्कुलेशन कहा जाता है, राइट। एंड सर्कुलेशन जो है प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है। एंड किस किस चीज का सर्कुलेशन हो सकता है? सर्कुलेशन में मिनरल्स हो सकते हैं, सर्कुलेशन में हार्मोन्स हो सकते हैं, सर्कुलेशन में ड्रग्स हो सकते हैं, सर्कुलेशन में न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, इन सब्सटेंसेस का ट्रेवलिंग जो होता है वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू होता है, ठीक है। एंड इसी को ही सर्कुलेशन कहते हैं। यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर कोई सब्सटेंसेस ट्रेवल कर रहा है तो उसको सर्कुलेशन कहा जाता है। सबसे पहले हम प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में भी सर्कुलेशन होता है, जिसमें गैस होता है, मिनरल होता है, वाटर होता है, राइट। एंड क्योंकि इनमें प्लांट्स में ब्लड तो पाया नहीं जाता है, तो वाटर होता है। एंड वाटर इज द मेन सब्सटेंस which has the medium for which form the medium, right, which form the medium for the traveling of the substances. Okay, so वाटर जो है वो मेन मीडियम होता है इनमें। ओके, एंड गैस होता है। गैस का जो ट्रेवलिंग होती है या गैस का सर्कुलेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, राइट। तो ये तो डिफ्यूजन के थ्रू हो गया। लेकिन बाकी के जो सब्सटेंसेस होते हैं, बाकी के सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एक तो होता है मिनरल, राइट, एंड दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स, राइट, और कुछ हार्मोन्स होते हैं, राइट। सो ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट्स में सर्कुलेट होते हैं। प्लांट्स में सर्कुलेशन जो होता है वो मेनली दो टाइप के टिश्यू से होता है, विच आर द कंपाउंड टिश्यू। इट इज वन इज द जाइलम and second is phloem, right। जाइलम जो है वो बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन वाटर का सर्कुलेशन करता है, ठीक है। वाटर कहां से आता है? वाटर बेसिकली सॉइल से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और वो जाइलम में भेजते हैं। जाइलम के थ्रू ये नीचे से ऊपर लीफ तक, लास्ट तक ये वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो वाटर का जो सर्कुलेशन होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द, यानी रूट्स टू लीफ। ओके, सो इट इज द यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? एक तो मिनरल आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है, वाटर, मिनरल, एंड कुछ हार्मोन्स वगैरह भी इसके साथ ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। सो जाइलम जो है, जाइलम के थ्रू मिनरल्स एंड वाटर मेनली सर्कुलेट होते हैं। एंड इट इज द यूनिडायरेक्शनल, राइट। सो यूनिडायरेक्शनल क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ ही ट्रेवल करता है, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से वाटर, मैं खासकर वाटर की बात कर रहा हूं। मिनरल्स जो है वो अपना पार्ट चेंज कर सकते हैं, वो फ्लोएम के थ्रू जाके, यानी यहां से फ्लोएम में चले जाते हैं और फ्लोएम में ये इधर उधर सर्कुलेट हो सकते हैं, राइट। दूसरा पार्ट जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स का होता है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। एंड ये कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है? मेनली लीव्स बनाते हैं, ठीक है। एंड ये फिर लीव्स के थ्रू सुक्रोज के फॉर्म में,
ठीक है। ये बेसिकली जब स्टोर होता है तब उस समय ये स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये ट्रेवल करते हैं तो उस समय सुक्रोज के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम में जो सर्कुलेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, राइट। एंड ये सुक्रोज जो है ये दो टाइप से ट्रेवल करते हैं, एक तो लीफ से लेकर और जिस ऑर्गन में भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जिस ऑर्गन में रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो ऑर्गन स्टोरेज का काम ही कर रहा हो, ठीक है, स्टोरेज का काम। हम जानते हैं कि कई रूट्स होते हैं जैसे कि रेडिश होता है, कैरेट होता है, ये भी स्टोरेज का काम करते हैं, तो ये नीचे से, या फिर कई स्टेम होते हैं जैसे आलू होता है, पोटैटो, जिंजर, ये सब भी नीचे की तरफ पाए जाते हैं, सॉइल के नीचे पाए जाते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ सुक्रोज जो है वो ट्रेवल करते हैं और वहां जाके स्टार्च के फॉर्म में ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, देन जब रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ जर्मिनेशन, ठीक है, ग्रोथ के लिए जब दूसरे पार्ट में रिक्वायरमेंट होता है तो वो उस स्टेम या रूट में से, यानी जो भी स्टोरेज, चाहे वो फ्रूट हो, ठीक है, तो जो भी स्टोरेज का ऑर्गन होता है वहां से ये ट्रेवल करता हुआ, चाहे वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, यानी कि उसका डायरेक्शन कोई भी फिक्स नहीं होता है। जिस भी पार्ट में रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो ये बाय डायरेक्शनल होते हैं, यानी ये फ्लोएम के थ्रू ही होता है, ठीक है। एंड फ्लोएम का जो ट्रेवलिंग होता है वो बाय डायरेक्शनल, यानी ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ से ये ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। जाइलम जो है 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से? जाइलम का एक तो होता है ट्रैकिड, राइट, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम, एंड चौथा होता है जाइलम फाइबर्स, राइट। इसी तरह से फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से? फर्स्ट होता है सीव ट्यूब, SIEVE ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फ्लोएम फाइबर, राइट। सो इस तरह से ये दोनों ही 4 कंपोनेंट्स में मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। वैसे जो होते हैं सीव ट्यूब जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये तो हुआ प्लांट सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि हम ज्यादा अगर जाएंगे तो फिर इसी में ही अटक जाएंगे। हमें मेनली ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो प्लांट सर्कुलेशन से हम आते हैं एनिमल सर्कुलेशन की तरफ, ठीक है। एनिमल सर्कुलेशन में अगर हम मेन पार्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सर्कुलेशन के, तो एक तो होता है हार्ट, ठीक है, एंड देन ब्लड वेसल्स, राइट। ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कौन कौन से? वन इज कॉल्ड द आर्टरी, second it is called the veins, and third is called capillaries, right। So artery, veins and capillaries से मिलके blood vessels बने हुए होते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हार्ट की बात करें या सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं,
सर्कुलेशन मेनली जो भी एनिमल या खासकर ह्यूमन बीइंग है उसमें दो टाइप के सर्कुलेटरी मीडियम होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड ये वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं? मेनली एक तो होता है ब्लड, ठीक है, एंड सेकेंड इज लिम्फ, राइट। सो ब्लड एंड लिम्फ ये वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनको ये सर्कुलेशन में काम हेल्प करते हैं, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू ही सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में, ओके। ब्लड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्यों फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक तो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स जो होना चाहिए वो नहीं पाए जाते हैं, यानी कनेक्टिव फाइबर्स इज एब्सेंट, ओके। सो कनेक्टिव फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, ये डिवाइड नहीं होते हैं, सेल्फ डिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। एंड इसलिए ये सेल्फ डिवीजन नहीं करते, जबकि हम ये जानते हैं कि जितने भी सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो सेल्फ डिवाइड करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। सो ये सेल्फ डिवीजन नहीं करते हैं, राइट। एंड इसलिए इन ब्लड को जो है वो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड को कहा जाता है हेमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ठीक है। एंड जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोपायोसिस, हीमोपायोसिस, ठीक है। हीमोपायोसिस कहा जाता है, राइट। सो हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, एंड हेमोपायोसिस, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ओके। कलर कैसा होता है? कलर जैसा कि हम जानते हैं कि मेनली रेड कलर का होता है। पीएच इसका 7.4 पीएच होता है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक एल्कलाइन होता है, सॉरी स्लाइटली एल्कलाइन, यानी 7 का जो पीएच होता है वो न्यूट्रलाइज्ड होता है। अगर इससे कम होता है तो एसिडिक होता है, और इससे ज्यादा होता है तो वो एल्कलाइन या बेसिक होता है। तो इसका थोड़ा सा नेचर जो है वो बेसिक होता है, ठीक है। एंड वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का? ये अलग अलग, थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है मेल एंड फीमेल में। मेल में ये 5.6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर पर मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। या 5.6 लीटर होता है, सॉरी 5.6 लीटर होता है मेल में, एंड फीमेल में इट इज 4.5 लीटर, ठीक है। सो इस तरह से मेल एंड फीमेल में थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है ब्लड की? ब्लड जो है मेनली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है लिक्विड पार्ट, ठीक है, लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा कहा जाता है मेनली, ठीक है। लिक्विड पार्ट जो है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। और ये ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, 55% ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। इसमें 55% ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। दूसरा होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है। सॉलिड पार्ट जो होता है सॉरी सॉलिड पार्ट जो होता है वो 45% होता है,
ठीक है 45%। इसमें ब्लड सेल्स का काउंट होते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स में कौन कौन से आते हैं, एक तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दूसरा WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड थर्ड इज द प्लेटलेट्स। ठीक है, सो 45% जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड अदर सॉलिड पार्ट्स मिलके बनाते हैं, जबकि पूरा लिक्विड पार्ट जो होता है वो 55% होता है, एंड 55% में ये प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं, प्लाज्मा में वाटर होता है, प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा में एक तो वाटर होता है, कितना होता है, ऑलमोस्ट 90% का होता है, ठीक है, 90 to 92% के करीब ये वाटर होता है, ठीक है। एंड जो इसके अलावा इसमें कुछ सॉलिड पार्ट होते हैं, ये सॉलिड पार्ट 8 to 10% होता है, राइट। सो इस तरह से वाटर, सॉलिड पार्ट मिलके ये वो प्लाज्मा बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, जो सॉलिड पार्ट होते हैं, इसमें एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऑलमोस्ट 7 to 9% होते हैं, 7 to 9%, ओके। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक तो होता है प्रोटीन, राइट। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन होता है, देन ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है, देन फिब्रिनोजिन, एंड प्रोथ्रोम्बिन, राइट। सो इस तरह से ये अलग अलग प्रोटीन पार्ट इसमें पाया जाता है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन जो है वो बेसिकली एंटीबॉडीज बनाने का काम भी करते हैं, ग्लोब्यूलिन जो है। सो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे अल्फा ग्लोब्यूलिन होता है, बीटा ग्लोब्यूलिन होता है, देन गामा ग्लोब्यूलिन होता है। गामा ग्लोब्यूलिन को जो है इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, ठीक है। सो अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। ये 5 टाइप के होते हैं, IgG, IgA, IgM, ठीक है। IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन, G इम्यूनोग्लोबुलिन, A इम्यूनोग्लोबुलिन, M, राइट, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन D एंड इम्यूनोग्लोबुलिन E। सो इस तरह से ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि ये गामा ग्लोबुलिन कहलाते हैं। ये 5 टाइप के जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये गामा ग्लोबुलिन कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक एसेंशियल फैक्टर होते हैं, यानी ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए कहीं पे अगर वुंड हो रहा है, घाव लग जाता है, तो वहां पे ब्लड को रोकने के लिए जो फैक्टर चाहिए उनमें से ये फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया आरबीसी के बारे में, ठीक है। आरबीसी में और भी बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा बात करेंगे, बेसिकली आरबीसी बोल रहा हूँ, प्लाज्मा के बारे में हो गया, ठीक है। नाउ हम सॉलिड पार्टिकल्स जो है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें ब्लड कॉर्पस्कल्स आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड कॉर्पस्कल्स।
ठीक है। ब्लड कॉर्पुसल्स इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पुसल्स आ जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स, राइट, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली कितना होता है? इट इज अवेलेबल, हम ये कह सकते हैं कि जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं ये पर mm³ जो होता है, पर mm³ 5.5 मिलियन इन मेल, 5.5 मिलियन millimeter cube in male, ठीक है। 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन फीमेल, राइट, एंड 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन इन्फेंट्स या चिल्ड्रन कर लीजिए इसको, चिल्ड्रन, राइट। सो इस तरह से ये अलग अलग मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में थोड़ा कम पाया जाता है, एंड सबसे ज्यादा जो है छोटे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। सो इनको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट बेसिकली दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें एक ऑक्सीजन को कैरी करने वाला पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो हीम, ठीक है, एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, हीम एंड ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। हीम कितना होता है? हीम होता है 5% ओनली, एंड 95% जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पार्ट में होता है बेसिकली, ठीक है। 4 पार्ट में 4 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। एंड इसलिए ये एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, यानी एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाउंड कर सकता है, ठीक है। एंड एक आरबीसी में 1 RBC contains almost 26.5 crore molecule of hemoglobin, ठीक है। 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है, एक आरबीसी में होता है, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन जो है वो, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाउंड कर सकता है, ठीक है। सो इस तरह से ये अलग अलग होते हैं, राइट। इसके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम इसमें पढ़ने लग जाए तो हम हार्ट के बारे में नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसको ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। साइज कैसा होता है आरबीसी का? आरबीसी का साइज जो होता है वो 7.5 माइक्रोन होता है, ठीक है, 7.5 माइक्रोन, ओके। एंड इसके अलावा इसमें शेप जो होता है, ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा होता है? इट इज बाय कॉनकेव शेप, ठीक है, ये बाय कॉनकेव शेप में होता है, ठीक है। बाय कॉनकेव शेप का क्या मतलब है? बाय कॉनकेव शेप का मतलब होता है कि ये नीचे
बीच में से थोड़ा दबा हुआ होता है और किनारों में से ये उभरा हुआ रहता है। ठीक है, सो इस तरह से ये बाइकॉन्केव शेप में पाया जाता है, राइट। जबकि कैमल, ये मैमल्स में ज्यादातर जो है बाइकॉन्केव शेप में होता है, लेकिन जो कैमल हुआ या लामा हुआ, ठीक है, इनमें ये बाइकॉन्वेक्स फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इनको वाटर के लिए थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव करना होता है। ठीक है, सो इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल्स में ये बाइकॉन्केव शेप में होता है, राइट। ये तो हुआ आरबीसी के बारे में। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इट इज व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली ह्यूमन के इम्यूनोलॉजी के लिए काम आता है, यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। ओके, सो इसका अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट का जो काउंट होता है वो टीएलसी कहलाता है। ठीक है, इसको टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, तो टीएलसी का कहलाता है। एंड टीएलसी कितना होना चाहिए? नॉर्मल टीएलसी 6000 टू 8000 मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, सो 6000 टू 8000 मिलीमीटर क्यूब। ओके, इतना ये मिलीमीटर क्यूब। ओके, सो इस तरह से ये डब्ल्यूबीसी जो है वो ल्यूकोसाइट कितना होना चाहिए? 6000 टू 8000 मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करते। अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाता है, यानी ये अगर 1 लाख के ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ल्यूकेमिया हो जाता है, जो कि ब्लड कैंसर कहलाता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द ल्यूकेमिया। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं मेनली। ठीक है, एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, एंड दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट। राइट, सो ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं इनमें ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं। एंड दूसरा, इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं ये एक से ज्यादा कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, सो ये मल्टी कंपार्टमेंट या मल्टीमॉर्फिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियस ये 1, 2 या 3 लॉब्स में के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से होते हैं ये ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं? एक तो होता है एसिडोफिल, ठीक है, या इसको इयोसिनोफिल भी कहा जाता है, इयोसिनोफिल। ठीक है, एंड ये 2 न्यूक्लियस यानी 2 लोब्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं इनमें। ठीक है, देन दूसरा जो होता है एसिडोफिल के बाद बेसोफिल। ठीक है, एसिडोफिल जो है इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक सिम्टम्स। ठीक है, सो ये एलर्जी कॉज करने को सिम्टम्स को वो करता है, सिम्टम्स को अपीयर करता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमें किसी चीज से एलर्जी है। ठीक है, सो एसिडोफिल। बेसोफिल, ठीक है, दूसरा होता है बेसोफिल। बेसोफिल में 3
थ्री न्यूक्लियस होते हैं, थ्री न्यूक्लियस तो एक ही होता है लेकिन तीन लोब्स का बना हुआ, ठीक है, तीन लोब्स का ये न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल जो है ये बेसिकली कुछ हॉर्मोन्स का रिलीज करता है, जैसे कि हिस्टामिन जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। एसिड का भी सीक्रेशन करने के लिए हिस्टामिन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। एंड हिस्टामिन हुआ, सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन, राइट, सेरोटोनिन। एंड इसके अलावा सोमेटोस्टैटिन, राइट। सो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। देन यानी दो तरह के हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं बेसोफिल। एंड देन थर्ड इज कॉल्ड द न्यूट्रोफिल। ये सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। एंड ये फैगोसाइटिक होते हैं, फैगोसाइटिक यानी कि ये कोई भी जो ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं जो कि डैमेज्ड हैं, ठीक है, डैमेज सेल्स हुए या किसी भी तरह के एंटीजेंस होते हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, उनको ये अपने अंदर लेके और उनका डाइजेशन कर देते हैं। तो ये फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है। एंड फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ये एमीबॉइड मूवमेंट करने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। इनमें ये 4 लॉब्ड वाले होते हैं, 4 लॉब्ड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। सो इस तरह से एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल ये 3 टाइप के ग्रैन्युलोसाइट होते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इनमें बेसिकली ग्रैन्युल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्टेन नहीं किया जा सकता है, जबकि ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो स्टेन किया जा सकता है अलग अलग डिफरेंट इस बायोलॉजिकल स्टेन से, डाई से इनको स्टेन किया जा सकता है ग्रैन्युलोसाइट को। एक ग्रैन्युलोसाइट में कोई ग्रैन्युल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्टेन नहीं किया जाता। दूसरा, इनमें सिंगल न्यूक्लियस ही, सिंगल लोब वाले न्यूक्लियस ही पाए जाते हैं, ठीक है। एक ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक तो होता है मोनोसाइट, राइट, एंड दूसरा लिम्फोसाइट्स, राइट। मोनोसाइट्स जो हैं वो भी फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है। ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस बना लेते हैं और जो बाहर से जितने भी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो उनका डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, तो ये भी फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स बनाने, एंटीबॉडीज बनाने में, यानी कि कोई भी बाहर से जो भी वायरस आ रहा है या बैक्टीरिया आ रहा है या किसी भी तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स पैथोजेनिक आ रहे हैं, तो उनको किल करने के लिए लिम्फोसाइट्स डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जो थाइमस में पाए जाते हैं, थाइमस में चले जाते हैं, उनको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट भी 4 तरह के होते हैं, लेकिन हमें उस पर डिटेल में अभी नहीं जाने का, ठीक है। एंड दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट, जो कि एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक का जो एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो बी लिम्फोसाइट्स के स्टिमुलेशन से होता है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट का स्टिमुलेशन कौन करता है? ये टी हेल्पर सेल, यानी टी लिम्फोसाइट का जो हेल्पर सेल होता है वो इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा टी किलर सेल होता है। टी किलर सेल डायरेक्ट
जो पैथोजन होता है या किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है उनको किल करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सो इस तरह से ये दो टाइप के ग्रेन्युलोसाइट एंड एक ग्रेन्युलोसाइट, दो टाइप के ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, राइट। सो ये WBC हो गया, RBC हो गया, यानी इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट्स हो गए। थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ओके, प्लेटलेट्स जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। एंड थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं वो किस काम आते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स काम आते हैं बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के काम, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजिन है एंड प्रोथ्रोम्बिन है उनको ये कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, यानी पॉलीमराइज करता है, ठीक है। एंड एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके ये उनका पॉलीमराइजेशन करता है एंड एक नेटवर्क बना लेता है जिसको फिब्रिन कहते हैं। यानी प्रोथ्रोम्बिन को पहले थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और फिब्रिन जो है वो एक नेटवर्क बना लेता है, जहां पे भी घाव होता है उस जगह पे नेटवर्क बना लेता है और इस तरह से वहां पे RBCs WBCs आके जमा हो जाती है और इस तरह से ये ब्लड की क्लॉटिंग कहलाता है, यानी कोगुलेशन ऑफ द ब्लड कहलाता है, ठीक है। जो इसका काउंट होता है, प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? प्लेटलेट काउंट्स जो होता है दैट इज 1.5 मिलियन टू 3.5 मिलियन, राइट। सो या लैख तो हम लैख कर देते हैं, पर mm³, ठीक है। सो आप लोगों ने अगर किसी के डेंगू हुआ हो या आप लोगों ने सुना हो कि डेंगू हुआ है और उसकी प्लेटलेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेंगू का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और वो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि अगर सीवियर होता है तो 10 से नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी 10,000 से नीचे की तरफ इसकी प्लेटलेट्स काउंट आ जाती है। जबकि होना कितना चाहिए पर mm³? 1.5 टू 3.5 लाख पर mm³ होना चाहिए, ठीक है। सो मेनली जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का काम यानी थ्रोम्बोसाइट्स का काम क्या है? इट इज ब्लड कोगुलेशन के काम आता है। वो प्रोसेस क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरह का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। जब आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूरे ढंग से पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, या इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, सो ये तो हो गया हमारा ब्लड्स, ठीक है। नाउ हम आते हैं सिस्टम की तरफ। ह्यूमन बीइंग में जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक तो हार्ट होता है, ठीक है, एंड दूसरा ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। हार्ट की अगर हम बात करते हैं, ओके, पहले हम सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एनिमल्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकेंड इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली ब्लड वेसल्स या तो होते नहीं है या फिर ब्लड वेसल्स बहुत ही अनडेवलप्ड रहते हैं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड रहते हैं और पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो
ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं जाते हैं, यानी सर्कुलेट नहीं होते हैं, ब्लड वेसल्स के एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एंड जब ये एब्सेंट होते हैं तो इनकी जो कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, वहां पे ब्लड भरा हुआ रहता है, ठीक है। यानी एब्डोमिनल कैविटी जो है पूरी ब्लड से भरी हुई रहती है, और जितने भी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, पार्ट है, वो सब, यानी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो सब जो है वो ब्लड में डूबी हुई रहती है, ठीक है। तो ब्लड में ये डूबे हुए ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। सो इस तरह के जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, उसको, क्योंकि ये सीलम होता है, सीलम को होता है तो उसमें ब्लड भरा हुआ रहता है, तो ब्लड के लिए हीम यूज करते हैं, तो इसको हीमोसील कहा जाता है, ठीक है। सो इस तरह की जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी की जो कैविटी है उसको हीमोसील कहा जाता है। और इनमें कई ऐसे भी होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सो इस ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है, हीमोलिम्फ, यानी ये ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। सो ये ओपन कैविटी में रहते हैं। किन में पाए जाते हैं? मोस्टली इंसेक्ट्स में, ठीक है। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स में इस तरह के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। देन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं या इनवर्टिब्रेट्स में भी एनिलिड्स से ये स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी अर्थवर्म से ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया है। सबसे पहले जो देखा गया वो एनिलिड्स में, यानी कि अर्थवर्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया था, ठीक है। उसके बाद यानी यहां से ये इवोल्यूट हुआ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड जो है वो ओनली ब्लड वेसल्स में ही सर्कुलेट होता है, उसके अलावा बॉडी के ब्लड वेसल्स के बाहर की तरफ ये सर्कुलेट नहीं होता है, ओके। सो इस तरह से इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, ओके। सो किस में पाया जाता है? एनिलिड्स में पाया जाता है, राइट। वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं, वर्टिब्रेट्स ऑल आर हायर, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, ठीक है। सो वर्टिब्रेट्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग यानी मैमल्स में ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओके। सो ये हो गया क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। नाउ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सो इसमें क्या क्या आता है? एक तो हार्ट आता है, ठीक है, एंड दूसरा ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है हमारे ह्यूमन बीइंग में हार्ट जो है 4 चैम्बर में होते हैं, ठीक है। यानी ऊपर के जो होते हैं लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल या एट्रियम कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले जो होते हैं दैट इज लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल और एट्रियम, राइट। सो लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल और एट्रियम, एंड नीचे वाले जो होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज द राइट एट्रियम, ठीक है, एंड दिस इज दिस पार्ट इज लेफ्ट एट्रियम, राइट, एंड ये राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। सो 2 पार्ट में ये डिवाइडेड रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी जितने भी एनिमल्स हैं सभी में ये हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इवोल्यूशनरी होता है, ठीक है। जो पीसीज होते हैं वो उनमें
टू चैम्बर्ड होता है, ठीक है, जिसमें टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि फिश, ठीक है, फिश वगैरह में जितने भी होते हैं ये टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एंड इसमें ओनली डीजेनरेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ये हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और उसी को ही पंप करता है, और ये पंप होने के बाद गिल्स में जाती है और गिल्स से ऑक्सीजन कैरी करके और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, ठीक है। सो ये टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसमें ओनली एंड ओनली डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड ही ये सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सर्कुलेशन होते हैं उसको मोनो सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है, मोनो डायरेक्शनल या मोनो सर्कुलेशन कहा जाता है, राइट। देन थ्री चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर जो हार्ट होते हैं ये इसमें दो एट्रियम पाए जाते हैं और एक वेंट्रिकल पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जब हार्ट में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आते हैं, ठीक है, एंड लेकिन जब वेंट्रिकल में आते हैं तो ये वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही वेंट्रिकल में आने के बाद मिक्स हो जाते हैं, यानी इनके हार्ट में ये जो सेप्टम है, बीच वाला सेप्टम, ये नहीं होता है और वेंट्रिकल एक ही होता है, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं? ये एक तो रेप्टाइल में पाए जाते हैं, ठीक है, मेनली रेप्टाइल्स में होते हैं, ठीक है, एंड मेनली रेप्टाइल्स में ये पाए जाते हैं, ओके। एम्फीबियंस में भी पाए जाते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में ये पाए जाते हैं। लेकिन रेप्टाइल में पाए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल इज रेप्टाइल बट क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ओके। सो ये टू चैम्बर्ड हार्ट है। यहां पे भी सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी मोनो सर्कुलेशन होता है, ओके। क्योंकि यहां पे भी जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। देन फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो एट्रियम एंड दो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, दो एट्रियम एंड दो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। जितने भी हायर होते हैं, यानी इसमें कौन कौन आ जाते हैं? बर्ड्स आ जाते हैं मेनली, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल होने के बाद भी आ जाता है इसमें, ठीक है। एंड इसके अलावा जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, तो मैमल्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सो इनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, दो एट्रियम होते हैं लेफ्ट एंड राइट, एंड दो वेंट्रिकल्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, ओके। सो आइए अब हम ह्यूमन जो हार्ट है उसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ओके। ह्यूमन हार्ट जो है इसका
ये कहाँ पे होता है मेनली, ये हमारे स्टर्नम यानी जो हमारा पल्मोनरी कैविटी है, दोनों लंग्स के बीच में एक कार्डियक नॉच होता है, वहां पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये कार्डियक नॉच में पाया जाता है और इसका जो साइज होता है दैट इज द 5 × 3.5 इंच। ठीक है, 5 × 3.5 यानी 5 तो इसकी लेंथ होती है, 3.5 इसकी विड्थ होती है। ठीक है, तो 5 × 3.5 इंच का ये होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी मुट्ठी के जैसा होता है। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये कहां पे पाया जाता है, ये पल्मोनरी कैविटी में जो दोनों लंग्स के बीच में एक नॉच होता है, छोटा सा स्पेस होता है जिसको कार्डियक नॉच कहते हैं, वहां पे ये पाया जाता है। और वहां पे जब होता है तो ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट कर देता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट करता हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं कि बाईं तरफ जो है हार्ट होता है, लेकिन होता बेसिकली सेंटर में है, लेकिन ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टिल्टेड होता है। ओके, हार्ट जो है वो एक मतलब एक लेयर से कवर्ड रहता है। ठीक है, एक लेयर से कवर्ड रहता है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर बेसिकली दो पार्ट में होते हैं, एक तो आउटर पेरिकार्डियम। ठीक है, यानी ये पूरी कवरिंग होती है हार्ट के ऊपर। ठीक है, आउटर पेरिकार्डियम, ठीक है, ऊपर की तरफ होता है। उसके बाद एक कैविटी सी होती है, यानी उसमें खाली जगह होता है जहां पे फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, और पेरिकार्डियल फ्लूइड के बाद इनर यानी हार्ट से चिपका हुआ थिन एक लेयर होता है। ठीक है, हार्ट से चिपका हुआ रहता है जिसको इनर और विसरल पेरिकार्डियल लेयर कहा जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये पेरिकार्डियम दो पार्ट में होता है। एक तो ऊपर का लेयर होता है जो कि थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, उसको आउटर पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो लेयर होता है वो हार्ट से चिपका हुआ पतला लेयर होता है, इसको इनर या विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों के बीच का जो कैविटी होती है, खाली स्पेस होता है, उसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, उसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं और उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। राइट, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो इसको हार्ट को गीला रखने का काम यानी ल्यूब्रिकेशन देने का काम करती है। ठीक है, तो एक तो प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, ऊपर से प्रोटेक्ट करता है जिससे कि जर्क लगे या कुछ हो तो वो उसको प्रोटेक्ट करते रहे। दूसरा, ये इसको पूरे सरफेस को गीला रखने का, ल्यूब्रिकेट रखने का काम करते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया पेरिकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम के नीचे हार्ट होता है। राइट, हार्ट के जैसे मैंने बताया कि चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम होता है लेफ्ट एंड राइट, एंड दो वेंट्रिकल होते हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड में यानी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में बेसिकली ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, प्योर ब्लड का फ्लो होता है। एंड जो राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम होता है, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड ही यहाँ पे सर्कुलेट होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट हैंड साइड का हार्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड का हार्ट। ठीक है, राइट साइड में जो हार्ट है, ठीक है, वहां पे जो एट्रियम है,
ठीक है, ये एट्रियम है। यहां पे एक ये जो एट्रियम है, एट्रियम में एक वेन आके, मेन वेन आके जुड़ती है, ठीक है, जिसको वेना केवा कहा जाता है, वेना केवा। ठीक है, वेना केवा बेसिकली वो वेन होती है जो जिसमें सारे वेन्स आके मिलते हैं, ठीक है, सारे वेन्स आके मिलते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड है, वो यहां हार्ट तक वेना केवा से पहुंचता है। तो जो लिम्स हुए, शोल्डर हुए और हेड की तरफ के जो होते हैं, वो उस वेना केवा को सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, ठीक है, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और इसमें जो नीचे लिम्स से, यानी नीचे के पैरों से लेकर और कमर और चेस्ट तक के जितने भी पार्ट होते हैं, उसके जो ब्लड को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो वेना केवा इंफेरियर वेना केवा कहलाता। ठीक है, सो इस तरह से हार्ट में ये दो वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों आके इससे जुड़ते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये दोनों यहां पे आके जुड़ते हैं। यहां पे ये इम्प्योर ब्लड को एट्रियम में, राइट एट्रियम में ओपन करते हैं। ठीक है, सो एक तो ओपनिंग हो गया ये वेना केवा की। ठीक है, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम में एक और ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको कोरोनरी साइनस कहा जाता है, कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस, ये कोरोनरी साइनस बेसिकली राइट एट्रियम के, यानी इस राइट एट्रियम के पीछे की तरफ एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो हार्ट है, हार्ट के वॉल से ही जितने भी वेन्स आते हैं, इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं और इस चैम्बर में देते हैं, जो कि राइट एट्रियम में खुलते हैं। ठीक है, सो वापस से समझ लीजिए, राइट जो हार्ट के जो वॉल्स हैं, इसके जो वेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से वेन्यूल्स होते हैं, जो कि इम्प्योर ब्लड को, यानी इसमें छोटे छोटे से आर्ट्रियोल्स भी होते हैं, जो कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं, क्योंकि हार्ट को भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन कहां से जाएगा? एट्रियोल से जाएगा। तो हार्ट के जो एट्रियोल होते हैं उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, यानी उसके जो आर्टरीज होती हैं वो उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और जो इसके वेन्स होते हैं उनको कोरोनरी वेन्यूल्स कहा जाता है। ये कोरोनरी वेन्यूल्स जो हैं, ये कोरोनरी वेन्यूल्स आपस निकलते हैं और यहाँ पे कोरोनरी साइनस, यानी एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर जो कि राइट एट्रियम के पीछे की तरफ सिचुएटेड होता है, इसको यहाँ कोरोनरी साइनस में ये ओपन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है। ठीक है, सो इसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। ओके, तो इस चैम्बर को कोरोनरी साइनस कहते हैं। वेना केवा और कोरोनरी साइनस बेसिकली यहाँ पे एक एक वॉल्व्स और होते हैं जो कि इसको गाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ वेना केवा में जो वॉल्व होते हैं उसको थिबेशियन वॉल्व कहते हैं, यूस्टेकियन वॉल्व कहते हैं, यूस्टेकियन वॉल्व। ठीक है, यूस्टेकियन वॉल्व जो है बेसिकली इसको गाइड करते हैं, वेना केवा से ब्लड को आर्टरिया में आने के लिए गाइड करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह से कोरोनरी साइनस जो है, कोरोनरी साइनस में भी एक वॉल्व होता है जो कि इसको गाइड करता है, ब्लड को एट्रियम में आने के लिए गाइड करता है या रेगुलेट करने का काम करता है। इसको थिबेशियन वॉल्व
कहा जाता है। ठीक है, सो ये थिबेशियन वॉल्व कहलाता है। वेना केवा में यूस्टेकिन वॉल्व इसको रेगुलेट करता है ब्लड को राइट एट्रियम में एंटर करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से कोरोनरी साइनस में थिबेशियन वॉल्व जो है वो यहाँ पे एट्रियम में ब्लड को आने के लिए कंट्रोल करने का काम करता है। इन दोनों की एक खासियत है। खासियत क्या है? ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये जो वॉल्व्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? बेसिकली जब एम्ब्रियो पोजीशन में होता है, ठीक है, जब एम्ब्रियोटिक पोजीशन होती है उस समय ये बाहर की तरफ रहता है। ओके, उस समय बाहर की तरफ रहता है, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब बर्थ होता है तो बर्थ के बाद ये जो ब्लड के वेन्स होते हैं, यानी वेना केवा हुआ और कोरोनरी साइनस के जो वेन्स होते हैं उसकी मसल्स से ये कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसकी मसल से ये कवर्ड होके और ये थोड़ा सा अंदर हो जाते हैं, यानी ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मसल्स के अंदर ही रहते हैं। तो दोनों ये यूस्टेकिन वॉल्व जो कि वेना केवा में है, वेना केवा के मसल से ये कवर्ड रहता है, कोरोनरी साइनस के मसल से थिबेशियन वॉल्व कवर्ड रहता है। ठीक है, तो होते हैं लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे सकते हैं। ओके, सो इस तरह से वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस दोनों में वॉल्व्स पाए जाते हैं। एम्ब्रियो जब एम्ब्रियोटिक पोजीशन होता है, एम्ब्रियोटिक पोजीशन में ये जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो यहां से निकल के और ये दोनों एट्रियम के बीच का जो सेप्टम है वहां पे खुलता है। ठीक है, एम्ब्रियोटिक पोजीशन में वेना केवा जो है, इंफीरियर वेना केवा, वो दोनों एट्रियम के जो सेप्टम है यानी इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, उनके बीच की जो दीवार है उसमें खुलता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता है फोरामेन ओव्यूली। ठीक है, सो इसको फोरामेन ओव्यूली कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब बर्थ होता है, बर्थ होने से जस्ट पहले तक ये फोरामेन ओव्यूली जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, यानी यहां से ये खत्म हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम से ये एंटर करता हुआ, सॉरी राइट एट्रियम से ये एंटर करता हुआ और यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे होता है। सो ये यहाँ से डीजेनरेट हो चुका होता है और कन्वर्ट हो जाता है, एक मार्क सा रह जाता है, छोटा सा एक मार्क रह जाता है जिसको फोसा ओव्यूलिस कहा जाता है। ठीक है, तो फोरामिन ओव्यूली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फोसा ओव्यूलिस में। राइट, सो इस तरह से ये एम्ब्रियोटिक पोजीशन में एक ये वेना केवा जो है वो लेफ्ट एट्रियम में खुलता है। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम में खुलता है बाय द इंटर एट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। ठीक है, लेकिन जब बर्थ होता है उससे जस्ट पहले ये यहां से डीजेनरेट हो जाता है और ओनली यहां तक ही रह जाता है, यानी राइट एट्रियम के माउथ तक रह जाता है एंड यहां पे एक छोटा सा मार्क्स रह जाता है जिसको फोसा ओव्यूलिस कहा जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गया राइट एट्रियम के बारे में। ठीक है, राइट एट्रियम के बारे में हम कह सकते हैं ये होता है। ठीक है, इसमें कुछ ट्रांसवर्स रिड्ज पाए जाते हैं, हल्के से ट्रांसवर्स मस्कुलर रिड्ज भी पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों ही एट्रियम में, ओके, दोनों ही एट्रियम में ट्रांसवर्स रिड्ज पाए जाते हैं। ओके, नाउ हम राइट एट्रियम की बात करते हैं, सॉरी लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं। लेफ्ट एट्रियम जो है राइट एट्रियम से एक सेप्टम के थ्रू वो होता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो सेप्टम के थ्रू जो सेपरेशन हो रहा है इस सेप्टम को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहा जाता है।
ठीक है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक मेम्ब्रेन होता है जो कि हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड में टिल्टेड हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट रहता है लेफ्ट हैंड साइड में। इसके कारण से राइट एट्रियम जो है वो लेफ्ट एट्रियम से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, सॉरी, राइट एट्रियम जो है वो लेफ्ट एट्रियम से कम वो होता है, कम स्पेसी होता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम ज्यादा बड़ा होता है राइट एट्रियम से, ठीक है। तो राइट एट्रियम छोटा होता है, लेफ्ट एट्रियम बड़ा होता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होता है, इंट्राऑरिकुलर सेप्टम होता है, ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, ठीक है, इस तरह से टिल्टेड हो जाता है, ऊपर की तरफ से ये राइट हैंड साइड में टिल्टेड रहता है, इसलिए यहाँ पे स्पेस राइट हैंड साइड में कम हो जाती है और लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा रहती है, ओके। यहां पे लेफ्ट एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम में यहां पे पल्मोनरी वेन्स आके खुलती हैं। पल्मोनरी वेन्स जो है वो दोनों लंग्स के थ्रू, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके यहां पे ओपन होती है, ठीक है। तो यहां पे पल्मोनरी वेन्स आके खुलती है। सी यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, हम जानते हैं कि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो लंग्स से, दोनों लंग्स से, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि राइट पल्मोनरी लंग्स भी है, वेन है, ठीक है, ये जो है दिस इज द आर्टरी, ओके। सो ये वेन्स है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, दोनों तरफ जो है, दोनों लंग्स से ये वेन्स आके यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑरिकल में खुलती है, ठीक है, और 4 ओपनिंग से खुलती है। 2 ओपनिंग लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के क्या होते हैं और 2 ओपनिंग राइट पल्मोनरी वेन्स के होते हैं, ठीक है। तो ये 4 ओपनिंग से खुलती है और इनमें किसी भी तरह का वॉल्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। सो ये विदाउट एनी वॉल्व होता है और लंग्स से, यानी दोनों लंग्स से ये 4 ओपनिंग के थ्रू यहां पे खुलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में यहां पे ओपन करती है, यानी यहां पे ट्रांसफर करती है, ओके। सो इस तरह से हमने दोनों ऑरिकल्स के बारे में डिस्कस किया। दोनों ऑरिकल्स जो है वो लेफ्ट एंड राइट होते हैं। लेफ्ट में बेसिकली पल्मोनरी वेन्स, दोनों लंग्स से पल्मोनरी वेन्स 4 ओपनिंग से खुलता है, ठीक है, 4 ओपनिंग से खुल के और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां पे ट्रांसफर करता है, ठीक है, इस लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसफर करता है। जबकि यहां पे हम जानते हैं राइट जो ऑरिकल होता है वहां पे सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा दोनों आके यहाँ पे ओपन करती है और पूरी बॉडी में से जो वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको यहाँ पे लाके ट्रांसफर करती है, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरे जो है ये दोनों ऑरिकल्स होते हैं, ओके। नाउ हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स की। ये तो हो गया ऑरिकल्स, ओके। वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम होता है, ठीक है, यहां पे ये देख सकते हैं आप, यहां पे ये सेप्टम होता है यहां पे, ठीक है। तो एक सेप्टम से ये दोनों सेपरेट रहते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। सो ऑरिकल जो है इस सेप्टम को ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। एवी सेप्टम कह सकते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। सो इस तरह से ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है, राइट। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक ये जो पार्ट है दिस पार्ट, ठीक है, ये पार्ट एंड
यहां पे ये पार्ट, दिस वन, ओके। सो यहां पे एक पोर होता है, ठीक है, यानी ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर पोर, ओके, या पाथ कह सकते हैं हम, ठीक है। ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर पोर होता है जो कि अपने अपने साइड से वॉल्व से अपने अपने वॉल्व से ये रेगुलेट रहते हैं, ठीक है, अपने अपने वॉल्व से ये रेगुलेट रहता है। तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको राइट ऑरिकुलोवेंट्रल सेप्टम कहते हैं। इसमें एक वॉल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्या मतलब है? ट्राइकस्पिड वॉल्व का मतलब है कि ये 3 फ्लैप से बना हुआ होता है, ठीक है। तो 3 फ्लैप से बना हुआ ये वॉल्व होता है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व होता है जिसको बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व कहा जाता है, ये मिट्रल, ठीक है। सो बाइकस्पिड यानी कि 2 फ्लैप से बना हुआ, ठीक है, एंड ट्राइकस्पिड यानी कि 3 फ्लैप से बना हुआ है। तो राइट हैंड साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहलाता है। तो ये दोनों जो वॉल्व हैं, ये दोनों वॉल्व ये रेगुलेट करते हैं ब्लड को एट्रियम से, अपने अपने साइड के ब्लड को एट्रियम में आने के लिए कंट्रोल करने का काम करते हैं, और ये ब्लड का फ्लो जो है बैकवर्ड नहीं होने देता, यानी कि वेंट्रिकल से ऑट्रियम में जाने से रोकता है, यानी ब्लड को वेंट्रिकल से और एट्रियम में जाने से प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। सो इस तरह से ये सेप्टम ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है उसमें 2 वॉल्व पाए जाते हैं, राइट हैंड साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहलाता होता है, राइट। नाउ वेंट्रिकल की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट 2 होते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का जो वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, मतलब उसमें स्पेस कम होता है, ठीक है। बेसिकली दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है, मस्क्यूलर सेप्टम, ठीक है। दिस इज द मस्क्यूलर सेप्टम, इट इज कॉल्ड द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सो इस तरह से ये दोनों वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं बाय द मस्क्यूलर सेप्टम, दैट इज कॉल्ड इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। एंड ये दोनों ही 3 लेयर के मसल से बने हुए होते हैं, यानी 3 लेयर से बने हुए होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं इनको? ये जो लेयर्स होते हैं इनको एक सबसे आउटर थिन जो लेयर होता है उसको एपिकार्डियम कहा जाता है। ये सबसे अंदर, ये बेसिकली एपिथेलियम से बना हुआ मस्कुलर एपिथेलियम होता है, ठीक है, और यहां से बना हुआ पतला सा लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेयर होता है, मिडिल थिक, ठीक है, ये काफी थिक होता है, ठीक है, एंड इसको मायोकार्डियम कहा जाता है, मायोकार्डियम। ये किससे बना हुआ होता है? कार्डिक मसल से,
ठीक है। ये कार्डिक मसल से बने होते हैं। कार्डिक मसल्स जो होते हैं बेसिकली होते तो स्ट्राइटेड होते हैं। स्ट्राइटेड मतलब कि इसमें स्ट्रिपनेस होती है, स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं, जैसे हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो भी स्ट्राइटेड होते हैं, ये भी स्ट्राइटेड होते हैं। लेकिन हमारे स्केलेटल मसल्स तो वॉलेंट्री होते हैं, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। जबकि हमारे स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंट्री होता है। जब हम चाहते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करना तब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब चाहते हैं कि रिलैक्स हो तो वो रिलैक्स होता है, ठीक है। तो वो हमारे कंट्रोल में होता है, जबकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते रहते हैं, ठीक है। होते स्ट्राइटेड मसल्स हैं, ठीक है। सो ये कार्डियक मसल से मिलके बने हुए होते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मसल होता है, ये जो वॉल होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वॉल जो है राइट हैंड साइड के वॉल से थोड़ा सा थिक ज्यादा होता है, ठीक है। थोड़ा सा थिक होता है। क्यों होता है ये मैं बता देता हूं। क्योंकि यहां पे इसको लेफ्ट हैंड साइड के वेंट्रिकल को ज्यादा पंप करना पड़ता है, यानी ज्यादा पंप करना पड़ता है, ज्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ता है, क्योंकि यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस आर्क से, ठीक है, ये जो आर्क है एरोटिक आर्क से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। सो इसमें कोई वॉल नहीं होता है, इसमें कोई पल्पिटेशन नहीं होता है एरोटिक आर्च में, ठीक है। एंड ये आर्टरी में किसी तरह का पल्पिटेशन नहीं होता है, ठीक है। सो इस ओनली जो हार्ट है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करेगा, उसी के फोर्स से ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। तो इसको ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए इसका जो मसल्स है वो ज्यादा थिक होता है, ठीक है। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल होता है उसकी वॉल्स जो है पतली होती है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पंप करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये यहां से ओनली पल्मोनरी, यानी कि पल्मोनरी वेन्स तक ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वहां पे पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है, जहां पे ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और ऑक्सीजनेटेड होके ये फिर से यहां पे लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहां ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, ठीक है। सो यहां से जो ब्लड है इधर वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाता है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड होके ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस यहाँ पे ऑरिकल में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, जहां से ये पंप के थ्रू और एरोटिक आर्च से होता हुआ पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है। सो इस तरह से ये मिडिल लेयर मायोकार्डियम जो है, मायोकार्डियम लेफ्ट हैंड साइड के वेंट्रिकल का ज्यादा थिक होता है, जबकि राइट हैंड साइड के वेंट्रिकल में ये कम थिक होता है, ठीक है। एंड तीसरा जो लेयर है जो अंदर का थिन लेयर होता है, इनर थिन लेयर, एपिथेलियम, इसको एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम, राइट। सो इस तरह से ये तीन लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम ऊपर का थिन लेयर होता है, मायोकार्डियम जो कि थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है, एंड एंडोकार्डियम जो कि सबसे थिन लेयर अंदर का होता है, ठीक है। एंडोकार्डियम से यहां पे एक मसल्स होता है, ट्रांसवर्स मसल्स होता है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स रिड्ज, जिसको कॉम्ब प्लेट भी कहते हैं, कॉम्ब मसल भी कहा जाता है, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। एंड इससे एक मसल जुड़ा हुआ रहता है जिसको पेपिली मसल्स कहा जाता है,
ठीक है। सो इस तरह से पेपिली मसल्स जो है, ये पेपिली मसल्स एक टेंडन से जुड़ा हुआ रहता है जिसको कार्डिक टेंडिनी कहा जाता है। कार्डिक टेंडिनी, यहां पर लिख देता हूं, पेपिली मसल्स देन कार्डिक टेंडिनी। ठीक है। सो ये कार्डिक टेंडिनी से किससे जुड़ा रहता है? अपने अपनी तरफ के जो वॉल्स होते हैं, मिचुरल वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। सो वापस से समझ लीजिए, ये जो वॉल है, ठीक है, इसमें एक मस्कुलर प्लेट्स होती है, ट्रांसवर्स रिड्ज होते हैं, ठीक है, जिसको कॉम प्लेट या कॉम मसल कहते हैं। ठीक है। कॉम मसल जो है एक पेपिली मसल्स के थ्रू आगे पेपिली मसल्स से यहां पे जुड़ा हुआ रहता है, अपने अपनी तरफ के वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अपने अपनी तरफ के वॉल से जुड़ा हुआ रहता है थ्रू द कार्डियक टेंडिनी। ठीक है, ये एक तरह के मेम्ब्रेन से ये बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। और इस तरह से इसका जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, उसी से ही ये कंट्रोल होता है, यानी उसी से ही ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स है वो कंट्रोल रहता है। ठीक है, रेगुलेट होता है। ओके। सो हार्ट को मेनली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो सिस्टेमिक हार्ट एंड दूसरा पल्मोनरी हार्ट। ठीक है, सिस्टेमिक हार्ट यानी कि जो कि लेफ्ट हैंड साइड का हार्ट है। ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड ये लेफ्ट साइड का है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप होता है तो ये जो है इस एरोटिक आर्च, ये एरोटिक आर्च एक्चुअली यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहां से, ये दिस वन, यहां पे एक वॉल्व होता है जिसको सेमिल्यूनर, एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। ठीक है, यानी ये आधे चांद जैसा होता है, इसलिए इसको सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है। सो ये क्योंकि एरोटिक आर्च से जा रहा है, ये एरोटिक आर्च यहां से इस तरह से ये जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड जो है एरोटिक आर्च से होता हुआ, ठीक है, प्योर ब्लड यहां से कौन सा जा रहा है? प्योर ब्लड एरोटिक आर्च से होता हुआ, और इन एरोटिक ये जो वेज होते हैं, अलग अलग आर्टरीज होती हैं, इनके थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है। सो सिस्टेमिक हार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का होता है, एरोटिक आर्च से जुड़ा हुआ होता है, एरोटिक आर्च। ठीक है। सो एरोटिक आर्च से जुड़ा हुआ होता है और यहां से प्योर ब्लड जो है पूरे बॉडी में पंप होता है, इसको सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं। पल्मोनरी हार्ट ये राइट हैंड साइड का होता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और ये जो है अपनी तरफ के पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, एंड इसमें भी सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें भी सेमिल्यूनर वॉल्व होता है। ठीक है, एंड ये सेमिल्यूनर वॉल्व जो है इसको पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में जो ब्लड आता है, राइट ऑरिकल से जो ब्लड आएगा राइट हैंड साइड के वेंट्रिकल में, फिर जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां चला जाता है? लंग्स, दोनों तरफ के लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि राइट
लंग्स में जा रहा है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि लेफ्ट लंग्स में जा रहा है, ठीक है। और वहां लंग्स में ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहां पे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के ऑरिकल में आपके मिल जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। सो ये पल्मोनरी हार्ट जो होता है जिसमें ये राइट हैंड साइड का ऑरिकल एंड वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एंड यहां ये किससे जुड़ा हुआ होता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सो यहां पे अगेन पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, लेकिन यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जा रहा है, ठीक है। और वहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ और लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो यहां पे थोड़ा सा उल्टा रहता है, ओके। सो पल्मोनरी आर्टरी में ये जुड़ा हुआ रहता है, ओके। तो इस तरह से हार्ट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक तो सिस्टमिक हार्ट, दूसरा पल्मोनरी हार्ट, राइट। सो ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, ओके। हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, या हार्ट का पहले सर्कुलेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन जो होता है हार्ट में वो ऑलमोस्ट आप लोग जान ही चुके हैं किस तरह से होता है, हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से जो है वो इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आर्टरी ऑरिकल में आते हैं। इसी तरह से पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में आते हैं, यानी दोनों का जो पंपिंग होती है वो सेम टाइम में होती है, ठीक है। दोनों साइड की पंपिंग ऑरिकल की सेम टाइम में होती है, दोनों साइड की पंपिंग वेंट्रिकल की सेम टाइम में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों सेम एक साथ पंप कर रहा हो। या जब ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, ठीक है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑरिकल तब तक रिलैक्स हो चुका होता है, ठीक है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक का ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्लियर। सो ऐसा नहीं है कि हम एक साथ कर रहे हैं। हार्ट जो है एक मिनट में वन मिनट कितनी बार पंप करता है, 72 टाइम, ठीक है। सो एक मिनट में 72 टाइम्स पे ये पंप करता है, ठीक है। सो एक बीट के लिए, एक हार्ट बीट के लिए कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है, 0.8 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 60/72 इट इज ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड, ठीक है। यानी 0.8 सेकंड में एक बार हार्ट जो है वो बीट करता है, कंप्लीटली बीट करता है। इसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है, ठीक है, इसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। तो एक साइकिल में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। और इस तरह से 72 टाइम, एक मिनट में 72 टाइम ये बीट करता है, यानी 72 टाइम कार्डियक साइकिल होती है, राइट। जब रिलैक्सेशन होता है, यानी दो तरह का होता है, एक तो रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, ठीक है। सो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑरिकुलर सिस्टोल कहा जाता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है। इसी तरह से ऑरिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ओके।
दोनों इस तरह से ये रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। एक ऐसा टाइम आता है 0.4 सेकंड के लिए ऐसा टाइम आता है जब चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं। ठीक है, जब चारों चैम्बर रिलैक्स रहते हैं उसको जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। ठीक है, सो उसको जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। तो हमारा जो सर्कुलेशन हम जो पढ़ेंगे वो यहीं से ही पढ़ेंगे, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो जिस समय ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं, जॉइंट डायस्टोल में रहते हैं, तो ये वेना केवा जो है, यहाँ पे यूस्टेकियन वॉल जो है वो ओपन रहता है। ठीक है, ओपन रहता है और इस तरह से जो ब्लड है वो ऑरिकल में आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑरिकल में यहाँ पे आ रहा है और लेफ्ट पेरोनेल से ऑरिकल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड जो है दोनों पार्ट में ऑरिकल में आते हैं। ठीक है, और ऑरिकल में जब आते हैं तो वो ये इस समय इस पर्टिकुलर रिलैक्स पोजीशन में दोनों बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल जो है दोनों ही ओपन रहते हैं। ठीक है, दोनों ओपन रहते हैं। तो ब्लड यहां से जब ऑरिकल में आता है तो वो हैंड टू हैंड ही यहां पे वेंट्रिकल में भरता रहता है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली ये यहां से आ रहा है और यहां पे वेंट्रिकल में बढ़ता जा रहा है दोनों तरफ के। ओके, ये रिलैक्स पोजीशन में रहता है, कंटिन्यूसली ये बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ते 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 ये पूरा भर जाता है। ठीक है, पूरा फिल्ड हो जाता है। एंड जब ये फिल्ड होता है तो यहां पे एक तो ये फिल्ड हो रहा है, दूसरा यहां पे जब फील्ड हो रहा है तो यहां पे अंदर वेंट्रिकल के अंदर एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है, एक प्रेशर बन जाता है और इस प्रेशर जब प्रेशर बनता है तो उस समय ये जो वॉल होता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो ब्लड है दोनों तरफ का ब्लड ऑरिकल में आता है। ऑरिकल में उस समय ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल खुला हुआ रहता है, तो उस समय ये कंटिन्यूसली जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में भरते जाते हैं, दोनों तरफ के जो है वो भरते जाते हैं। भरते 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 ये ऑलमोस्ट पूरा फिल हो जाता है और यहाँ पे वॉल्स में एक प्रेशर बनने लग जाता है। और इस जब प्रेशर ज्यादा बन जाता है, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक है, जब प्रेशर ज्यादा बनने लग जाता है तो ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो सडनली बंद हो जाता है, एक प्रेशर के साथ बंद हो जाता है। ठीक है, और जब ये बंद होता है तो एक साउंड आता है, साउंड बनता वो होता है जिसको कहा जाता है लब। ठीक है, जब ये दोनों वॉल्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व अचानक से बंद होते हैं, प्रेशर के साथ बंद होते हैं, तो एक साउंड सुनाई देता है जिसको लब साउंड कहा जाता है, LUWV। ठीक है, एंड या फिर इसको S1 साउंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको S1 साउंड भी कहा जाता है। ओके, सो ये फर्स्ट हार्ट बीट का जो फर्स्ट होता है, आपने सुना होगा टिक 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 जैसे, तो ये फर्स्ट जो साउंड होता है वो लब होता है। ठीक है, नाउ ये जो लब साउंड अब क्या हो गया, ये दोनों वॉल्व बंद हो गए। ठीक है, दोनों वॉल्व बंद हो गए और साथ ही साथ वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे प्रेशर बन गया तो वेंट्रिकल के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। ठीक है, सो वेंट्रिकल के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से ये और ज्यादा अंदर का प्रेशर जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये और ज्यादा बढ़ जाता है और जब ये और ज्यादा बढ़ता है तो क्या होगा, उस समय पल्मोनरी आर्टरीज और
एरोटिक आर्च दोनों के सेमी ल्यूनर जो वॉल्व्स हैं वो अंदर की तरफ खुल जाते हैं, यानी ये जो वॉल्व्स हैं ये दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं, यानी ये खुल जाते हैं। इनको धक्का देके, ठीक है, ब्लड जो है वो दोनों अपने अपने साइड के वॉल्स में, यानी राइट हैंड साइड वाला जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ब्लड है ये कहां चला जाता है, सॉरी इसको, ठीक है, ये एरोटिक आर्च में चला जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये जो वॉल्व्स हैं ये खुल जाते हैं, ठीक है, और प्रेशर के कारण, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इन दोनों सेमील्यूनर वॉल्स को धक्का देके और अपने अपने साइड के आर्च में, यानी पल्मोनरी आर्च एंड एरोटिक आर्च दोनों में ये एंटर कर जाते हैं। ठीक है, सो जब दोनों एंटर कर जाते हैं तो धीरे धीरे यहां का प्रेशर, वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होने लग जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये क्या हुआ, इट इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण ये प्रेशर बना, सेमील्यूनर वॉल खुला एंड दोनों जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में एंटर कर जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एरोटिक आर्च में एंटर कर जाता है, एंटर करके और पूरी बॉडी के लिए चला जाता है। ठीक है, अब यहां पे जब ये ब्लड यहां से निकल जाएगा तो थोड़ा सा यहां पे रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर जब कम होता है, ठीक है, तो उस समय यहां पे इसका मसल्स जो है, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी अब धीरे धीरे रिलैक्स पोजीशन में आने लग जाता है, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। ठीक है, सो ये जैसे ये ब्लड इधर चला गया, प्रेशर कम हुआ, ऊपर से ये मसल्स अब रिलैक्सेशन पोजीशन में आने लग गया, तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टॉल हो जाता है, यानी डायस्टॉल यानी कि रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जब रिलैक्सेशन हो गया तो ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है वापस से खुल जाते हैं। ठीक है, वापस से ये ओपन हो जाते हैं। ओके, तो फिर से ये ओपन हो गए, एंड जब ओपन होते हैं, जिस समय ओपन होते हैं तो यहाँ पे जो ऑरिकल्स में अभी तक जो ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आ रहा था, तो ये जो ब्लड भरा हुआ है ये सडनली जैसे ही ये ओपन होते हैं वॉल्व, ये सडनली आके वेंट्रिकल में आ जाते हैं, और वेंट्रिकल में जब आते हैं तो फोर्सफुली दीवारों से टकराते हैं। ठीक है, फोर्सफुली दीवारों से टकराते हैं। ठीक है, और जब ये टकराते हैं तो यहां पे एक और साउंड होता है जिसको S3 साउंड कहते हैं। ठीक है, इसको S3 साउंड कहते हैं। ओके, ये सेकंड मेजर साउंड नहीं है, ठीक है, ये थर्ड मेजर साउंड है। ठीक है, थर्ड साउंड है। ठीक है, सेकंड साउंड कैसे आता है, क्योंकि जैसे ये रिलैक्स हुआ, ठीक है, रिलैक्स हुआ, तो ये दो सेमील्यूनर वॉल्स जो हैं, दोनों सेमील्यूनर वॉल, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल एंड एरोटिक सेमील्यूनर वॉल, दोनों ही जैसे ही प्रेशर खत्म होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो ये सेमील्यूनर वॉल वापस से बंद होते हैं। ठीक है, और जब बंद होते हैं तो एक और साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको डब कहा जाता है। ठीक है, या S2 साउंड। ठीक है, ये शॉर्ट होता है, लव जो होता है ये थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है और डल होता है, ये धीरे होता है। ठीक है, जबकि डब जो है, क्योंकि सेमील्यूनर वॉल जो है वो एक साथ बंद होते हैं, तो ये डब जो है, ये डब थोड़ा शार्प होता है और शॉर्ट होता है, शॉर्ट एंड शार्प होता है, तो इसकी आवाज ज्यादा इंटेंसिटी वाला होता है। ठीक है, सो इस तरह से लव एंड डब ये दो मेन साउंड होते हैं। ठीक है, जिसको हम सुन सकते हैं, लव एंड डब जो है मेन साउंड होता है। ठीक है, नाउ यहां पे रिलैक्सेशन से सेम ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जो है वो खुल जाते हैं, और जो ऑरिकल में भरा हुआ ब्लड है वो अचानक से आके यहाँ पे
गिरता है, वेंट्रिकल में गिरता है, जिससे एक और साउंड होता है, हल्का सा छोटा सा साउंड होता है जिसको S3 साउंड कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ऑरिकल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ऑरिकुलर सिस्टम। ठीक है, सो ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड है उसमें जो भरा हुआ ब्लड है वो और ज्यादा प्रेशर से अंदर आता है, वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, जिससे कि एक और छोटा सा साउंड निकलता है जिसको S4 साउंड कहा जाता है। ठीक है, तो चार तरह के साउंड होते हैं मेनली, लेकिन मेन जो है वो दो साउंड होते हैं। एक तो लब होता है जो कि किस लिए होता है, ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद होता है प्रेशर के कारण, तो लब साउंड या S1 साउंड निकलता है। ठीक है, डब साउंड जो है वो सेकंड साउंड होता है जो कि जो पल्मोनरी सेमिल्यूनर एंड एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व्स के वापस से बंद होने के कारण जो साउंड आती है उसको डब साउंड कहते हैं। ये शार्प होता है एंड शॉर्ट होता है। ठीक है, सो लब एंड डब ये दो मेन साउंड होते हैं, लेकिन जब स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं तो दो हल्के साउंड और सुनाई देते हैं। S3 साउंड जब रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है, तो उस समय जो ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है खुल जाते हैं और इसमें भरा हुआ ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेंट्रिकल में गिरता है तो एक और साउंड होता है जिसको S3 साउंड कहते हैं। ठीक है, और जब ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये ऑरिकल का जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ नीचे दीवार में गिरता है। ठीक है, वेंट्रिकल में गिरता है, तो उसको एक और साउंड निकलता है हल्का सा, जिसको S4 साउंड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये S4, S3 एंड S1, S2 साउंड होते हैं। ठीक है, सो मेनली ये S1 एंड S2 साउंड सुनाई देते हैं। S3 एंड S4 साउंड स्टेथोस्कोप से थोड़ा सा सुन सकते हैं। राइट, तो चार टाइप के ये साउंड्स होते हैं। ओके, सो नाउ ये ऑरिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन में रहा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके ये पूरा की पूरा ब्लड को अंदर वेंट्रिकल में दे देता है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, और रिलैक्स पोजीशन में जब ये आ जाता है तो ये ऐसा टाइम होता है जिस समय चारों जो चैम्बर हैं वो रिलैक्स्ड रहते हैं। ठीक है, चारों चैम्बर रिलैक्स्ड रहते हैं, सो इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, इट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। तो इस तरह से ये जॉइंट डायस्टोल का टाइम आ जाता है जो कि 0.4 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल एंड ऑरिकुलर सिस्टोल डायस्टोल दोनों को हमने समझा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जो है कहां जा रहा है, पल्मोनरी दोनों तरफ के लंग्स में जाता है। ठीक है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटिक आर्च से होता हुआ पूरे ब्लड में पंप हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं आर्टरी और वेन में जो डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली आर्टरी जो है ये पूरे ये आर्टरी होगी, मान लीजिए। ठीक है, ये आर्टरी हो गई, ये किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऑर्गन के टिश्यू में जाते हैं और वहां पे ये छोटे छोटे से आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी इनके ब्रांचिंग निकल जाती है। ठीक है, एंड ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच अब यहां पे ऑक्सीजन ये रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाते हैं और ये छोटे छोटे से वेन्यूल्स के थ्रू वापस से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से वेन्यूल्स है। ठीक है, दीज आर द वेन्यूल्स। राइट, सो इस तरह से ये छोटे छोटे वेन्यूल्स के थ्रू वापस से जुड़ के और
एक वेन्स बना लेते हैं और ये वेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही वेन जो है वो वेना केवा से जुड़ता है। ठीक है, सो ये जो साइट है दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, सो ये कैपिलरीज है, ये आर्टरी है एंड दिस इज वेन। ठीक है, आर्टरी जो है वो नीचे की तरफ रहती है बिल्कुल, यानी मसल्स के नीचे की तरफ रहती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, एंड वेन्स जो है ये रेड कलर की होती है, आर्टरी जो है वो रेड कलर की होती है। ठीक है, वेन्स जो है वो स्किन के ऊपर यानी मसल्स के ऊपर की तरफ रहती है, स्किन से नीचे की तरफ हमें दिखाई देती है। यानी हम जो देख सकते हैं कुछ ब्लू कलर में वो वेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू कलर में होते हैं, वेन्स जो है ब्लू कलर में होते हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरता है। आर्टरी जो है रेड कलर में होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो आर्टरी जो है थिक होता है। ठीक है, यानी यहां पे मसल्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द मसल्स, आर्टरियल मसल्स। ठीक है, ये थिक होते हैं। ठीक है, आर्टरियल के जो मसल्स होते हैं थिक होते हैं एंड ये कैविटी है जिसको ल्यूमिन कहते हैं, ल्यूमिन। ठीक है, सो ये ल्यूमिन जो है छोटा होता है, आर्टरीज का जो ल्यूमिन है वो छोटा होता है, मसल्स थिक होती है, इसमें किसी तरह के वॉल्व्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आर्टरीज में किसी तरह के वॉल्व्स नहीं पाए जाते क्योंकि ओनली जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप कर रहा है उसी के ही फोर्स से ये पूरी बॉडी में, क्योंकि बाकी जो है ज्यादातर जो है नीचे की तरफ है तो ग्रेविटेशन के कारण भी ये पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, और जब ये पूरी बॉडी में जाता है तो कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन दे देता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को कंबशन करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करता है एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ये वेन्यूल्स के थ्रू होता है, वह वेन्स में आता है, वेन्स से फिर ये वेना केवा में आता है, वेना केवा से ये फिर से राइट का हार्ट में, राइट ऑरिकल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो वेन्स जो होते हैं, वेन्स का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है लेकिन इसका जो मसल्स पार्ट होता है वो छोटा, वो कम होता है एंड कैविटी बड़ी होती है, ये ल्यूमिन है। ठीक है, तो कैविटी जो है इसकी बड़ी होती है, ल्यूमिन जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, एंड इसमें वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्व्स कुछ कुछ इंटरवल में वॉल्व्स पाए जाते हैं। कारण क्या है? एक तो कारण यह है कि इसमें पल्पिटेशन होता है जबकि आर्टरीज में पल्पिटेशन नहीं होता है, आर्टरीज में पल्पिटेशन नहीं होता है, जबकि वेन्स जो होती हैं वेन्स में पल्पिटेशन भी होता है। कारण क्या होता है कि आर्टरीज में वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और इससे इसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इसका मूवमेंट जो है थोड़ा सा स्लो रहता है। ठीक है, और ज्यादा स्लो होगा तो वो नीचे की तरफ आने के चांसेस होते हैं, इसलिए बीच बीच में वॉल्व्स लगे हुए रहते हैं। तो और साथ ही साथ ये खुद भी पल्पिटेट करते हैं जिसके कारण से ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो धीरे धीरे करके और राइट हैंड साइड के हार्ट में, ऑरिकल्स में रिलीज होता है, यानी उसकी तरफ बढ़ता है। ठीक है, जबकि जो एट्रियम है, जबकि जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज एरोटिक आर्ट से होता हुआ ये आगे बढ़ता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सफुली जो पंप करता है उसी के थ्रू ही ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये आर्टरी एंड जो वेन है वो एक दूसरे से जॉइंटेड रहते हैं। ठीक है, टिश्यूज लेवल पे एक दूसरे, जैसे कि लंग्स हुआ, लंग्स में भी इसी तरह की कैपिलरीज होती है, यहाँ पे लंग्स होता है। ठीक है, लंग्स पे पूरे कैपिलरीज होती है और यहाँ पे ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका मेन जो पार्ट होता है वो हार्ट होता है। इसके अलावा ये आर्टरी, नर्व्स एंड कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से आया, ऑरिकल में गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में गया, पल्मोनरी आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड होता हुआ ये आ जाता है कहां, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में खुलता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटिक आर्ट से होता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और वहां पे कैपिलरी के थ्रू ये फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में आ जाता है, वेन्स से फिर से ये वेना केवा से होता हुआ ऑरिकल में आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से पूरा के पूरा सर्कुलेशन होता है, ह्यूमन सर्कुलेशन। सो आई थिंक आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा बेनिफिशियल रहा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आगे का जो प्रोसेस है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बड़ा वीडियो की रिक्वायरमेंट थी। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, खत्म करते हैं इसको, आज का वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।